नमस्कार, यह है ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर और मैं हूं आपका होस्ट गामी बोको। आप सभी श्रोताओं का कृषि जगत कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, इस बारे में बहुत बात होती है हमारे अरुणाचल प्रदेश में क्या कमियां हैं, खामियां हैं, हमारे राज्य के कौन कौन से सेक्टर इकोनॉमिकल और सोशल टर्म्स में अच्छा नहीं कर रहे हैं। पर क्या आपने इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचा है? कैसे हम अपने राज्य के अलग अलग सेक्टर्स को उनके फुल पोटेंशियल को डेवलप कर सकते हैं? इन सभी सवालों और एनालिसिस के स्कोप के जवाब विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी हम आज हमारे स्टूडियो में मौजूद दो शख्स से जानेंगे। तो पहला शख्स हमारे बीच है प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी, जो कि देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिक हैं। सर को 17 कुल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है। अभी राजीव गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। और हमारे बीच जो दूसरा शख्स है डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा जी, कुलपति अरुणोदय विश्वविद्यालय लेखी। उसके पूर्व डायरेक्टरेट हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन में राज्य संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं। सर, आप दोनों को हमारे ऑल इंडिया रेडियो के ईटानगर के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, तो सबसे पहले प्रोफेसर कुशवाहा जी, हम चाहते हैं कि हमारे जो श्रोताओं हैं उसे बता दें कि ये एग्रीकल्चर हम किसे कहते हैं और भारत की जो एग्रीकल्चर की स्थिति है इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। एक बार फिर से सभी सुनने वाले प्रिय श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कृषि, एग्रीकल्चर को हम हिंदी में कृषि बोलते हैं और कृषि जो है एक लंबा चौड़ा एक सोच के साथ बोली जाती है। कृषि अमूमन सभी के नज़र में फसल उत्पादन यानी कि क्रॉप फार्मिंग को कृषि बोल देते हैं, जबकि सच ये है कि कृषि में हम फसल उत्पादन यानी क्रॉप फार्मिंग, डेयरी यानी कि पशुपालन जो मिल्क का बिजनेस होता है, देन पोल्ट्री यानी कि कुक्कुट मुर्गियों का पालन या अंडे से संबंधित बिजनेस, फिर हम अगर बात करें तो गोइट्री यानी कि बकरी पालन हो गया, फिशरी भी इसमें आती है। फिर अगर आप देखें तो सिल्क का उत्पादन भी इसमें आता है, इसमें शहद यानी हनी का उत्पादन आता है, बगीचों का रखरखाव और फलों का उत्पादन आता है यानी कि फ्रूट्स भी इसमें आते हैं। तो एक ये लंबा चौड़ा परिभाषा है कृषि की, जबकि हम इसको सिर्फ फसल उत्पादन से जोड़ते हैं। अब आपने कहा कि अपने श्रोताओं को हम बता दें कि इनकी ज़रूरतें क्या है। इन सारे कृषि उत्पादन के लिए 3 मुख्य चीज़ों की ज़रूरत होती है: मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की एक दवा। अभी हम यहाँ रोग डिजीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई भी उत्पादन होता है तो इन 3 चीज़ों के समन्वय से हम कृषि उत्पादन कर पाते हैं। अभी अगर हम बात करें देश की या अरुणाचल प्रदेश की, हमारा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है वो बहुत सम्मानजनक तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए ये जो कृषि का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है ये हम ठीक ठाक मान लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब जीडीपी में कृषि का कंट्रीब्यूशन 50% से ज़्यादा हुआ करता था। और लेकिन डेवलपमेंट के साथ ये भी एक चीज़ जुड़ी हुई है कि अगर 2-4 देश की बात छोड़ दें तो बाकी देशों में जहाँ पहले कृषि का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज़्यादा होता था, जब वो विकास की दौड़ में आए तो उनका कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम होते हुए दिखाई दिया। लेकिन ये नीदरलैंड वगैरह के केस में, डेनमार्क के केस में या स्विट्जरलैंड के केस में ऐसा नहीं है। शुक्रिया सर, आपने बहुत ही विस्तार तरीके से जो हमें एग्रीकल्चर के बारे में इतनी जानकारी दी। तो मेरा दूसरा प्रश्न है सर शर्मा सर, आपसे मैं ये अनुरोध करूंगी कि हमारी जो कृषि है, कृषि में जो आने वाली जो चुनौतियां हैं इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। नमस्कार। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश के जाने माने उद्योग के बीच आता है। उसका कच्चा जो सामान उपलब्ध होता है, जैसे सूती वस्त्र, उसका जो उद्योग है वह तो कपड़े पर है, जूट पर है। जैसे चीनी उद्योग तो गन्ना पर है। चाय उद्योग की चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि यह अरुणाचल प्रदेश में आजकल चाय का और ग्रीन टी
का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है। और मेरा तो मानना है कि अगर चाय का उत्पादन और बिजली का उत्पादन, दो चीज़ अरुणाचल में ठीक से कर दिया जाए तो हम पूरे देश के आधी आबादी को हम सप्लाई कर सकते हैं केवल बिजली यहाँ से, और हमको और दूसरा कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। इतनी बिजली, इतनी जो हम जनरेशन करने की हमारे पास क्षमता है। उसी तरह चाय, यहाँ की जो क्लाइमेट है वो चाय को पैदा करने के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही उपयुक्त है। इवन सिगरेट का उद्योग, उसका जो हम जो कच्चा माल होता है वो कृषि के द्वारा ही पैदा होता है। और जो तंबाकू उद्योग है, इवन चरस है, भांग है, गांजा है, उसका भी पैदावार हमारे प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश की चर्चा करूं, बड़े पैमाने पर होती है। और यहाँ अभी उसको स्मगलिंग न किया जाए, अगर दवा के काम में लाया जाए तो हम पूरे देश को सप्लाई कर सकते हैं। ये हमारी क्षमता है। आपने बात की चुनौतियों का, तो चुनौतियाँ जो है यहाँ का एग्रीकल्चर, जैसे सर ने बताया कि यहाँ का एग्रीकल्चर जो है जीवन निर्वाह जो है का साधन है। हमारे यहाँ 60% लोग जो देश का किसान खेतों पर निर्भर हैं, किसानी पर निर्भर हैं। उनके लिए हमको पूंजी कम है, पूंजी का जो आधार है वो कम है। मानसून पर निर्भर करते हैं। अगर बढ़िया बारिश हुई तो खेती बढ़िया, अगर बारिश बढ़िया नहीं हुई तो समझ लीजिए कि गड़बड़। जैसे कुछ ही देशों में फ्लड आ गया तो वहाँ गड़बड़ हो गया खेती, और कहीं सूखा है तो खेती का काम ढीला हो जाएगा। इसी तरह ये चैलेंजेज है, इसको निपटने के लिए सरकार को आगे आना होगा। फिर जनसंख्या का दबाव, इतना ज़्यादा जनसंख्या, 130 करोड़ की जनसंख्या, हमको खेती से ही निपटना पड़ता है। उसके लिए चावल, दाल, गेहूँ, ये जो मक्का, ये दालें हमको पैदा करने के लिए खेत पर ही निर्भर कर, किसानी पर ही। मिट्टी की प्रकृति, हर तरह की जो मिट्टी है उस तरह की पैदावार नहीं है, जो हम उसमें जो फर्टाइल कहते हैं उस तरह का नहीं है। और कृषि सुविधाओं का अभाव, अभी सरकार ने ट्रैक्टर देना शुरू किया, खाद पर सब्सिडी देना शुरू किया, डीएपी देना, यूरिया देना शुरू किया, पानी का बिजली माफ़ करना शुरू किया, बिजली देना शुरू किया। ये सारी चैलेंजेस थी और इसको हम निपट लें तो ये मेरा चैलेंज है कि जैसे हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं खाद्य सामान में, उसी तरह खेती पर भी हम और निर्भर हो जाएंगे। अभी आपने जो प्रोफेसर शर्मा साहब ने बताई बातें, उनमें से एक कुछ बातें आपने संबंधित हैं, चुनौतियों से भी संबंधित हैं जी। तो आजकल के इस परिवेश में जो है सबसे बड़ी चुनौती जो मुझे समझ में आती है वो है छोटे छोटे भूमि के टुकड़े। स्वतंत्रता के बाद हुआ ये कि जब हमारी भूमि संबंधी समस्याएं आनी शुरू हुई और परिवार में डिवीज़न हुए, यानी बंटवारे हुए, तो लोगों के हिस्से में जोत छोटी हो गई। छोटी जोत होने की वजह से उनको जो समुचित मैनेजमेंट के लिए इक्विपमेंट चाहिए, तो छोटी जोत के किसानों को, कृषक परिवारों को इक्विपमेंट्स खरीदने में मुश्किल होती है। और वो अगर हायर भी करते हैं तो किसानी एक ऐसा बिजनेस है, यानी कि आप पैसा उधार पे काम करते हैं ज़्यादातर। इसीलिए सरकार ने कोशिश की कि उनको क्रेडिट मुहैया करवाई जाए, बैंक के माध्यम से, छोटे छोटे ऋण के माध्यम से और सब्सिडी के माध्यम से। लेकिन मुश्किलें ये हैं कि सब्सिडी देते समय, जब सरकार देती है सब्सिडी, तो सरकार की मंशा ये होती है कि व्यक्ति को अगर हम 2, 4, 5 साल सहारा दे दें तो उसके बाद वो खुद ब खुद इस चीज़ को करने लगेगा। लेकिन हमने ये महसूस किया है कि कतिपय कारणों से या कुछ कारणों से किसान सस्टेन नहीं कर पाते अपने आप को। उसमें एक तो उत्पादन बड़ा छोटा सा होता है, दूसरा ये जो मौसम बदलाव की समस्याएं हैं, मौसम बदलाव और बीज, ये दो में बड़ी विचित्र परिभाषा है। जब हमने रिसर्च के माध्यम से अच्छे बीज दे दिए किसानों को और किसानों को सब्सिडी के माध्यम से फर्टिलाइज़र मिल गया, पेस्टिसाइड मिल गया, तो मौसम शिफ्ट हो गया। अब मौसम शिफ्ट होने की वजह से वो बीज जो पहले किसान इस्तेमाल करता था, उन बीजों का महत्व घट गया। तो ये एक जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, जो मुश्किल भरे क्षण होते हैं, इसमें थोड़ा सभी का सहयोग आवश्यक होता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे देश में करीब इस समय 30% के आसपास ही ज़मीन सिंचाई के बाद इस्तेमाल होती है, यानी कि सिंचाई की सुविधा सारी ज़मीन पे नहीं है। इसी कारण से हम जो फसल लगाते हैं साल भर में, वो साल भर में पूरी ज़मीन पे किसान 2 बार फसल नहीं लगा पाता है। जबकि विदेशों में उसी ज़मीन के टुकड़े पे, जिसको हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं, यानी कि एक ज़मीन के टुकड़े पे साल भर में अगर आप 3 फसलें लगाते हैं
तो उसको हम बोलेंगे 300% की क्रॉपिंग इंटेंसिटी। यानी कि अगर आपको आमदनी बढ़ानी है, अभी हम दुगनी आमदनी की बात कर रहे हैं, ये तभी संभव है जब आप अपनी ज़मीनों में 3 बार से ज़्यादा फसल लगा सके एक साल में। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप ऐसे बीज का उपयोग करें जो कम समय में आपको उत्पादन दे देंगे। तो श्रोताओं, ये थी कुछ कृषि संबंधित चुनौतियाँ। तो प्रोफेसर सकट कुशवाहा जी, मेरा ये दूसरा सवाल है कि खेती के अलावा हमारे भारत में ऐसी कौन कौन सी कृषि संबंधित गतिविधियां लोगों के द्वारा की जा सकती है जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था में प्रभाव डाल सकती है? जी, पहले तो मैंने आपको बताया कि जो मुश्किल मुझे समझ में आती है कि गांव स्तर पे भी मार्केटिंग नहीं हो पाती है, और जो मार्केटिंग होती है वो उधार की मार्केटिंग होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर गांव में किसी के पास 5 लीटर दूध हो रहा है, तो वो 5 लीटर दूध शहर तक पहुंचा नहीं सकता है, या पूरे गांव में मिलके अगर 50 लीटर दूध हो जा रहा है और वो 10 घरों में हो रहा है, तो 10 घर आपस में समन्वय नहीं कर पाएंगे, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, तो यानी कि उनका मूल्य कम मिलेगा। तो इसके लिए आपको एक आनंद मॉडल बनाया गया था, यानी कोऑपरेशन की बात करी गई थी कि अगर इंडस्ट्री को सरकार समुचित व्यवस्था करके इंडस्ट्री खोल दे और फिर वो व्हीकल से गांव-गांव जाएं और दूध इकट्ठा कर लें, तो लोगों को एक समुचित मूल्य मिल सकेगा। कृषि उत्पादों को सीधे सीधे अगर हम बेचने की कोशिश करेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे आप धान बेचने की कोशिश करेंगे, तो आपको 20 रुपया 22 रुपया किलो बिक पाएगा या 27 रुपये किलो बिक पाएगा। लेकिन चावल कितने रुपए किलो बिकता है? 80 रुपये किलो बिकता है, 60 रुपये किलो बिकता है। सबसे सस्ता चावल अगर सब्सिडी की बात ना करें तब भी वो 40 रुपये से नीचे आपको नहीं मिलेगा। तो यानी कहने का ये मतलब हुआ कि अगर हम प्राथमिक उत्पाद को, कृषि के प्राथमिक उत्पाद को प्रोसेस कर दें, तो यानी कि प्रोसेसिंग की सुविधा गांव में उपलब्ध हो और उसकी एक ब्रांडिंग हो जाए। जी सर, तो किसी भी देश के विकास में जो कृषि की भूमिका है उसके ऊपर थोड़ा बता दीजिए सर। मैंने जैसे आपको पहले से कहने की कोशिश की कि जब हम देश की शुरुआती दौर पे किसी भी देश की बात करें, हम स्वतंत्रता के दौरान अपने देश की बात करें, तो मैंने जो आपको 50% का एक फिगर दिया था वो कम ही बताया था आपको, लेकिन हमारी व्यवस्था में कृषि का कंट्रीब्यूशन जो था जीडीपी में 50 से ज़्यादा ही था। लेकिन इसमें हुआ ये कि जब हम विकास के दौर में आते हैं तो शिफ्ट हो जाता है। आप अपनी ऊर्जा, जैसे सर्विस सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो गया, टूरिज्म के ऊपर हो गया, तो हमारी व्यवस्थाएं शिफ्ट होने लगती हैं और इसके कारण से लोगों का मन कृषि से हटने लगा। दूसरी, मैंने आपको एक बात बताई कि जोत छोटी हो गई। तीसरी, इसमें लागत जो है वो ज़्यादा ही होती है, लगती है। दूसरा, आजकल लेबर नहीं मिलता है। दूसरी बात, कृषि एक मेहनत का काम है, रोज उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि 365 दिनों में 250 दिन अगर आप अपने खेत पे जाते हैं तब जाके आप बड़ी मुश्किल से 2 फसलों का उत्पादन कर पाते हैं। तो डेवलपमेंट में कृषि का रोल तो डिफाइंड है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, लेकिन लोगों का इसमें जो समुचित इंटरेस्ट है, ये जो लोगों का है उसमें इन्वॉल्व होने का जो मन है वो कम होता जा रहा है कतिपय कारणों से। तो उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा, किसी किसान से पूछिए कि क्या आप अपने बच्चे को किसान बनाएंगे, तो किसान का जवाब ये होगा कि नहीं, वो किसान नहीं बनाएगा। क्यों? अगर मैं आपको इकॉनमी उसकी बताऊं तो 1 हेक्टेयर की इकॉनमी जो है पूरे साल की तकरीबन 2 लाख रुपए की पड़ती है, जबकि कोई व्यक्ति अगर एमटीएस भी है और वो एमटीएस में 15,000 रुपए भी कमाता है महीने में, तो 1.5 लाख से ज्यादा उसको मिल जाएगा। तो इसलिए वो उसको ये लगता है कि 1 हेक्टेयर की जोत मतलब 4 बीघे, 1 हेक्टेयर का मतलब हो गया 10,000 स्क्वायर मीटर की बात हम कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी जमीन होती नहीं है, होती है तो उसकी इकॉनमी भी 2 लाख 2.25 लाख की पड़ती है। तो उसको लगता है कि हम आसानी से नौकरी करके 1.5-2 लाख रुपए कमा लेंगे और उसमें हमको सुबह 5 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक मेहनत करनी पड़ेगी खेत में, और 365 दिनों में से कम 250 दिन काम करना पड़ेगा। तो इसलिए उससे किसान जो है या ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को इस प्रोफेशन में लाना नहीं चाहते हैं। अच्छा, तो सर हमारे फिर जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें हम फिर जो पॉलिसी, जो स्कीम्स हैं, उनके बारे में हमें अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी हो जाता है सर। तो यहाँ पे कुछ पॉलिसी का चेंजेस होना या फिर एग्रीकल्चर बिल जो है, इनके बारे में आप अपने राय दीजिए। तो इसमें बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इस पर बहुत देश में अभी वर्तमान सरकार जो है कृषि में, किसानों में परिवर्तन के लिए, सुधार के लिए
बहुत बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर बिल लेकर के आए। उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, उस पर बातचीत हो सकती थी। और यहाँ के जो खेती है, एग्रीकल्चर है, वह सिंचाई पर, मानसून पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है तो हमें खेती किसानी को सुदृढ़ करना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई दूसरा कारण है नहीं। उसके लिए देखिए, परिवहन का, व्यापार की दृष्टि से अगर कहीं टमाटर पैदा होता है तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि सड़ने लगता है, आलू पैदा होता है तो इतना हो जाता है कि भाव कम होता है, सड़ने लगता है। इस पर सरकार को नीतियों में परिवर्तन लाना पड़ेगा और उसको बनाना पड़ेगा जिससे किसान में किसी सुधार में जो काम हो रहा है वह हो सके। आप देखिए, इनकम को जनरेट करने के लिए अभी हमारे अरुणाचल प्रदेश ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। मैं कुछ आपको बताऊं कि अगर एग्रीकल्चर को यहाँ डेवलप करना है, हम अरुणाचल की बात करें तो यहाँ अदरक की खेती बड़े पैमाने पर होने लगी है, इलायची की खेती बड़े पैमाने पर होने लगी है, पाइनएप्पल की खेती बड़े पैमाने पर होने लगी है, चाय पत्ती की खेती, ग्रीन टी स्पेशली की खेती बड़े पैमाने पर होने लगी है। फल, कीवी हम यहाँ से विदेश में सप्लाई करते हैं, संतरा हम यहाँ से विदेश में सप्लाई करने लगे, सेब हम यहाँ से बाहर भेजने लगे हैं। धान की खेती भी हमारे यहाँ अव्वल किस्म की धान की खेती होती है, खासतौर से पासीघाट और मेबो साइड में जा करके वह धान और वह चावल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है। अगर इस पर हम कुछ सुधारों की बात करें और टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट में लगाएं, इन्वॉल्व करें, तो जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कर देंगे तो यह पैदावार जो होगा और हम बढ़ा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ मानसून हमारे फेवरेबल है, हर चीज़ के लिए फेवरेबल है। यहाँ एक ही चीज़ है नॉर्थ ईस्ट में, एक आपने असम में बहुत 60 से 70% जो खेती है वो एक पूरे साल में एक केवल धान की खेती होती है। इस पर अगर सरकार कदम उठाए या लोगों को इनकरेज करे, लोगों को इक्विपमेंट दे और उस पर उनको बताए, तो जमींदारी सिस्टम जहाँ जहाँ भी है उसको, अगर किसानों के पास ज़मीन नहीं है तो उसको उपलब्ध कराए और उसमें तरह तरह की खेती कराए, तो हमारा देश सोने की चिड़िया बन सकता है। प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं शब्दों को ध्यान में रख करके कहा था कि हम अपने देश को सोने की चिड़िया बना सकते हैं, हम विश्व गुरु बना सकते हैं, हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बना सकते हैं, हम इसको अनोखा देश बना सकते हैं। केवल हम में जागरूकता आनी चाहिए और ख़ास तौर से युवकों को ये सब सोचना चाहिए। हमारे अरुणाचल प्रदेश में कुछ युवक आए हैं, अभी फिश फार्मिंग बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, इसको सरकार इंकरेज करना चाहिए। हमारे यहाँ टूरिज्म का डेवलपमेंट कर दिया जाए, उसको दिखाने के लिए, हम तीर्थ स्थानों को दिखाने के लिए, तो हमारा अरुणाचल प्रदेश वन ऑफ द बेस्ट स्टेट इन द इंडिया हो जाएगा। अभी देखिए, प्रधानमंत्री ने बहुत से सेक्टर में सब्सिडी देना शुरू किया है, लोन देना शुरू किया है, चीप लोन यूथ को, फिश फार्मिंग के लिए, गोटरी के लिए, हिंडरी के लिए, पेगरी के लिए, गाय पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए। प्रधानमंत्री मत्स्य पालन उद्योग ही खोलने के लिए सरकार ने दिया है पैसा। लोग उस पर सामने आ रहे हैं कुछ लोग, लेकिन और उत्साहपूर्वक लोग सामने आना चाहिए। इससे और ज़्यादा हमारे पैदावार बढ़ेगा और हम और मजबूत होंगे, देश में और आगे आएंगे। जी सर, हाल ही में जो फार्म बिल्स, जो फार्म लॉज आए थे, तो इसके खिलाफ बहुत सारे फार्मर्स उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये जो बिल है, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना कितना हद तक सही रहे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, लेकिन ये प्रश्न का जवाब दूं उसके पहले मैं प्रोफेसर शर्मा साहब की कुछ बात को और बढ़ा दूं आगे। जी। आपने अभी जैसे फिश फार्मिंग की बात करी कि यहाँ की युवा, अरुणाचल प्रदेश में अपने युवा फिश फार्मिंग कर रहे हैं। अभी देखिए कि इसमें क्या स्कोप और हो सकता है। फिश फार्मिंग तब होती है जब हम फिंगर लिंक्स का उसमें डालते हैं, यानी कि छोटे छोटे मछली के बच्चे। हम आपको जान के ताजुब होगा कि हम फिंगर लिंक्स का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, हम पड़ोसी राज्य से फिंगर लिंक्स लेकर आते हैं। और ये बहुत बड़ा खर्चा हम करते हैं, यानी कि अगर 1000 लीटर वाटर आप ले रहे हैं तो उसमें 200 किलो मछली लेकर आते हैं, यानी कि आप खर्चा कर रहे हैं पानी को ढोने का। तो अगर हम रिसर्च करें और अपने युवा संगठन को तैयार करें कि आप मछली की सीडलिंग भी आप यहीं बनवाएंगे, है ना, फिंगर लिंक्स जो हैं वो यहीं करेंगे, तो उसमें एक है। दूसरा, उनको हम जो भोजन देते हैं यानी फिश फीड, तो फिश फीड बनाने की हम इंडस्ट्री यहीं बना सकते हैं, तो हमको बाहर से लाना नहीं पड़ेगा। तो एक इंडस्ट्री वहाँ खड़ी हो जाएगी, 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार युवा उसमें जुड़ जाएंगे। तो
कहीं भी किसी एक्टिविटी को, फार्मिंग एक्टिविटी को करते समय उसके लागत से लेके उसके मार्केटिंग तक के कंपोनेंट्स को यानी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उस पर ध्यान देने से हमको व्यवसाय करने का मौका मिलता है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक तो ये बात हो गई। अभी हम किसान बिल की बात कर रहे थे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम लोग इनके बारे में जो अभी ऑनरेबल वीसी साहब ने कहा, प्रसाद शर्मा साहब ने, कि 60% लोग कृषि और उसके सेक्टर से सीधे जुड़े हैं भारत में, लेकिन हम लोग ये शायद ये बताना भूल गए या कहीं ना कहीं छोटे किसान जो होते हैं, जो उत्पादन का 50% उत्पादन जो है उनके खेतों से आता है, उसको बड़े फार्मर्स या व्यवसायी लोग उन उत्पादन को, उस उत्पाद को लेके बड़े पैमाने पे मार्केटिंग करते हैं। अब आप जरा अंदाज़ा लगाइए कि अगर अरुणाचल प्रदेश में किसी एक छोटे से गांव में, पूरे गांव में 100 किलो अगर धान हो रहा है और उससे हमने 100 किलो धान में से हमने 60 किलो निकाला चावल, जो रिकवरी का रेट है वो ऑलमोस्ट यही है। तो इसको अगर हमको मार्केटिंग करनी पड़ेगी तो आप उम्मीद करेंगे कि उस उत्पाद को लेके, उस चावल को लेके उसको ईटानगर आना पड़े तो कितना खर्चा हो जाएगा। तो होता क्या है कि बड़े किसान असेंबली करवाते हैं, गांव में छोटे छोटे किसानों के उत्पाद को वो एक साथ ले लेते हैं और उनको ये बताते हैं कि साहब जब हम बेच लेंगे तब आपका पैसा दे देंगे। इसी जो चेन है मार्केटिंग की, इसी चेन की वजह से किसान को समुचित मूल्य नहीं मिलता है और बड़े किसान इस पर्टिकुलर कमजोरी का, जो छोटे किसानों की कमजोरी का, उसका फायदा उठा पाते हैं। तो किसान बिल में जो मुझे नजर आया कि जो छोटे किसान, जो एक्चुअल में किसान हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन सड़क पे कम सा दिखा। ये वो किसान, मुझे ऐसा महसूस हुआ, हो सकता है मैं गलत ही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जिन किसानों को ये, जैसे उदाहरण के तौर पे सरकार ने ये कहा कि आपके आधार कार्ड से लिंक करके हम आपके उत्पाद को देखेंगे। उसमें मुश्किल ये होती है कि अगर आधार कार्ड, जैसे किसी व्यक्ति का नाम ले हम, उस व्यक्ति का नाम मान लीजिए ए है और उसके आधार कार्ड पे ये मालूम चलता है कि उसके पास सिर्फ 10 बीघा या 2.5 हेक्टेयर खेती है और 2.5 हेक्टेयर खेती में वो कितना गेहूं, मान लीजिए बात करते हैं हम, तो कितना गेहूं हो सकता है? 55 क्विंटल गेहूं होता है 1 हेक्टेयर में, तो 2.5 हेक्टेयर में कितना हो जाएगा? तकरीबन 135 क्विंटल के आसपास। और वो 500 क्विंटल का बिजनेस कर रहा है, तो सरकार उससे पूछेगी ना कि 500 में से 135 तो आपका, बाकी आप कहाँ से लेकर आए? तो ऐसे सवालों के जवाब से बचने के लिए भी बहुत सारे प्रयास हुए, क्योंकि मार्केटिंग का जो मुद्दा है, सरकार ने कहीं ना कहीं ये कह दिया था कि छोटे किसान अपने माल को भारतवर्ष में कहीं भी बेच सकते हैं। अगर आप मंडी अधिनियम और अपीडा के नियमों को देखेंगे तो छोटे किसानों पे बंधन बहुत सारा, तो उस बंधन मुक्त करने के लिए सरकार ने बड़े प्रयास किए। उन प्रयासों से जो बड़े किसान दिखते हैं, जो एब्सेंटी फार्मर्स हैं, तो उनके ऊपर ये बोझ आने लगा कि वो जवाब कैसे देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा मुझे महसूस होता है, तो मुझे लगता है कि ज़रूरत इस बात की थी कि जो कमियां हैं, प्रोफेसर शर्मा ने बहुत सही कहा कि जो कमियां हैं उनको तो दूर हम कर सकते हैं, लेकिन 50 साल पुरानी पॉलिसी को भी अगर हम आगे बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा। कमियों को दूर करने की लालसा सब में होनी चाहिए, लेकिन हम बदलेंगे नहीं, ये भावना नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल जो है एक बार फिर से गहरी नज़रों से देखने पड़ेंगे और जो उसके अच्छे कंपोनेंट जो लोगों को पीड़ा दे रहे हैं उसको ठीक करके फिर से ला के सरकार इसको आगे बढ़ा सकती है, ये मेरा मानना है। धन्यवाद सर। शर्मा सर, मेरा आपसे ये है कि हमारे जो पर्टिकुलर जो अरुणाचल राज्य है, हमारे राज्य का जो ताल रूप और वातावरण कुछ खेती जैसे समतल निचले भूमि चावल की खेती के लिए ठीक नहीं है। इस स्थिति को हमारी जो कृषक है कैसे संभाल सकते हैं ताकि हमारे राज्य और साथ ही साथ देश के लिए एक अच्छा आर्थिक का लाभ आ सके? सर देखिए, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हम अपने देश के जो कुछ सूत्र हैं उससे उदाहरण लेना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक बताऊं कि पूरे जीडीपी का लगभग 14% जो है भाग कृषि से मिलता है, पूरे जीडीपी का 14%, जबकि 60% लोग जो हैं कृषि पर आधारित हैं, उसमें लगे हुए हैं। तो इस रेशियो को ध्यान में रख करके कोई भी नीति बनाई जानी चाहिए। कृषि के क्षेत्र में जो रिसर्च आए आधुनिकीकरण के लिए, वह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड
सुधार के नाम से 1919 में आया था, उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। उन्होंने बताया था कि किसी प्रणाली में जो अनुसंधान है वो और जो शिक्षा का नींव है उन्होंने रखी थी। आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कृषि को केंद्र बिंदु मान करके कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए महत्व को रेखांकित किया गया। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं श्रोताओं को कि 27,500 लोग इस प्रणाली में जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो लगे हुए हैं और 1 लाख सहायक कर्मचारी कृषि अनुसंधान में कार्यरत हैं आज हमारे पूरे देश में। इसका लाभ हमको अरुणाचल को भी मिलना चाहिए। क्यों मैं बात कर रहा हूँ? अरुणाचल प्रदेश का 82% फॉरेस्ट कवरेज है, जो सबसे बड़ा है नॉर्थ ईस्ट में, एरिया के हिसाब से बहुत बड़े हैं। इस पर हमको वो रिसर्च का जो फायदा है वो मिलना चाहिए और इससे जो संबंधित रिसर्च है वो होना चाहिए ताकि हमारे प्रदेश को इसका फायदा मिल सके। भारत में लगभग 159.60 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर कृषि खेती की जाती है, जो पूरी दुनिया में यूएसए के उपरांत दूसरे स्थान पर है। इतने बड़े क्षेत्र में कहीं भी खेती नहीं होती है, लेकिन खेती होती है तो क्या है, जैसे हम गाय रखे हैं लेकिन दूध तो उतना नहीं मिलता जितना गाय रखे हैं, तो उसमें हमको रिसर्च का जो साधन, उसी तरह खेती जो करते हैं उस पर रिसर्च का हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। और हम जीडीपी का खर्च कितना करते हैं? 0.6 से 0.7% यह जीडीपी का खर्च हम करते हैं कि नहीं एग्रीकल्चर पर, जो बहुत ही कम है। और दूसरे देशों में 2.8, 2.1, 4.3, दक्षिण कोरिया में जहाँ सर रहे हैं उस साइड में, इजराइल में 4.2% रहा है, जो उसके अपेक्षा हमारे भारत में बहुत कम है। तो हम कृषि जो सुविधा है उसका अभाव पर ध्यान दें, मिट्टी की प्रकृति को हम सुधारें, जनसंख्या का जो दबाव है वो हमारे एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा है, उस पर देश करें। पॉलिसी जो चेंज करना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। अब जैसे सर ने भी बताया कि इतना पैदावार हो जाता है कि सड़ने लग जाता है। कुछ एरिया है जहाँ सेब होता है, कुछ एरिया है जहाँ पाइनएप्पल होता है, कुछ एरिया है जहाँ जिंजर होता है, कुछ एरिया है जहाँ किसी और तरह के, हमारे पूर्वी भाग में जाइए तो वहाँ लवंग, इलायची, गोल मिर्च क्या बढ़िया क्वालिटी के होता है, एकदम बिना खाद काला, एकदम इलायची की खेती, गोल मिर्च की खेती होती है। सर इस पर कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद ऑनरेबल वीसी साहब। पहले तो मैं ये जल्दी से बता दूं कि ज़मीन को उस हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए जो कर सकती हो ज़मीन। अगर वहाँ हम रैंचिंग कर सकते हैं, उसमें हम रैबिट पालन कर सकते हैं। कुछ जीरो का एक जो है फार्मिंग, फिश फार्मिंग विथ पैडी फार्मिंग, ऐसे प्रयोग करने पड़ेंगे। तो एक तो ये बात हो गई कि जो ज़मीन उपयोगी नहीं नज़र आ रही है उसमें धान लगाएं, ये ज़रूरी नहीं है, उसमें बाकी एक्टिविटी हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जल्दी से। प्रोफेसर शर्मा साहब ने ये कहा कि रिसर्च, अपने देश में 40 से ज़्यादा रिसर्च सेंटर्स हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका यहाँ याक रिसर्च सेंटर अरुणाचल प्रदेश में है, कहीं पे मिथुन रिसर्च सेंटर है, पल्स रिसर्च सेंटर कानपुर में है, पैडी के ऊपर रिसर्च सेंटर है, कैटल के लिए रिसर्च सेंटर है। तो देश भर में जिस एरिया में जो होता है उनके लिए रिसर्च सेंटर बने हुए हैं। मुश्किलें ये हैं कि हम जो अपने सामाजिक बंधन है या अपने मानसिक बंधन है उसमें बंधे हुए हैं। तो इसकी आवश्यकता है कि ये सारे रिसर्च जो अचीवमेंट्स हैं वो एक दूसरे से सीखने चाहिए। अभी बात कर रहे थे प्रोफेसर शर्मा साहब ने ये कहा कि जो चीज़ जहाँ होती है वो चीज़ वहाँ सस्ती होती है लेकिन बाहर कहीं महंगी होती है। तो इसके लिए मैं आपको उदाहरण बताऊं कि जैसे अभी जिंजर की बात हो रही थी, आवश्यकता इस बात की है कि अगर फ्रेश जिंजर आप लेके 20 दिन के लिए बाहर जाएंगे तो सड़ सकती है, और अगर उसकी मार्केटिंग लिंक नहीं है तो उसको कोई खरीदेगा नहीं। ये एक अरुणाचल में एक बड़ा ऐसा केस हो चुका है, तो उसमें उसको जिंजर फेंक के वापस लौटना पड़ा चुपचाप। इसके लिए आवश्यकता ये है कि जहाँ पे जो उत्पादन होता है उसकी हम सेमी प्रोसेसिंग या फुल प्रोसेसिंग कर सकें। जैसे जिंजर क्यूब हम बना सकते हैं और उसको हम उसके पानी को थोड़ा सुखा के सोठ बना सकते हैं। तो अगर हम गोल मिर्च हो रही है तो हम क्यूब्स बना सकते हैं। अगर हमारा कोई फल हो रहा है तो उसका पल्प बना सकते हैं। अगर आप पाइनएप्पल जूस बनाएंगे तो आप पानी को बेच रहे हैं, पानी कैरी कर रहे हैं। और यहाँ हमारी रोड मान लीजिए किसी कारण से, वेदरिंग के कारण से खराब हो रही है, मतलब वियर टियर ज़्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पल्प बनाएं और जहाँ पे चाहे वो जो हमारा आसाम बगल का प्रदेश है
वहाँ तक पहुँच जाएं, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रास्तों से अगर हम 2 ट्रक पैकेट जूस लेके जाएंगे तो वो खर्चे बहुत हो जाएंगे। तो करना ये है कि 1 टैंकर पल्प ले गए और 5 टैंकर जूस बना लिया। तो मुझे लगता है कि सेमी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगनी चाहिए और इन सब चीज़ों को जहाँ पे उत्पादन है वहाँ पे उसका वॉल्यूम कम करना चाहिए, जिससे खर्चे पानी को ट्रांसफ़र करने में ना हो जाए। हम अरुणाचल में, प्रोफेसर शर्मा साहब ने 2 बार इंडस्ट्रियल हेम्प की बात करी। अभी दुनिया में 108 तरीके के एसेंशियल ऑयल कम मेडिसिनल मॉलिक्यूल्स इंडस्ट्रियल हेम्प से निकल सकते हैं। अरुणाचल में हेम्प पहले से होती रही है, लेकिन युवा पीढ़ी उसको नशे के लिए इस्तेमाल करने लगी तो यहाँ खतरा बढ़ गया। तो मानना ये है कि आप करें कोई भी काम, जैसे तंबाकू का उत्पादन भी हुआ तो नारकोटिक सिर्फ बीड़ी और सिगरेट बनाने के लिए नहीं होती है, उससे हम कंपोनेंट मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं जो मेडिसिन यूज में हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी ज्ञान को सही दिशा में और सही दशा में इस्तेमाल किया जाए तो उससे समाज का जीवन भी सुधरता है और उसके इनकम के जो एवेन्यूज़ है वो बढ़ जाते हैं। अगर हम डर के ये काम नहीं करेंगे कि इंडस्ट्रियल हेम्प हम लगा रहे हैं और हमारी युवा पीढ़ी उसकी नशे की आदी हो जाएगी और हम ये काम नहीं करेंगे, ये उचित सोच नहीं दिखती है मुझे। ठीक है, धन्यवाद सर, आप दोनों ने हमारे साथ जुड़े हैं ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर के स्टूडियो में। तो श्रोताओं, ये थी हमारे साथ डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा जी, वाइस चांसलर अरुणोदय विश्वविद्यालय लेखी, और प्रोफेसर सकेत कुशवाहा जी, वाइस चांसलर राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स। और इन्होंने हमें आज कृषि संबंधित एग्रीकल्चर एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी के बारे में जानकारी दी है। ये कार्यक्रम द्वारा निर्मित है तेलियान तांगजंग, ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे यानी गामी बोगो को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।